राम राम, प्रणाम, नमस्कार। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैं आज प्रेमाराम जी की कुछ पोस्टों के ऊपर ये लाइव करना चाहता हूँ। सबसे अखरने वाली पोस्ट जो गुलाब कोठारी और कर्पूर चंद्र कुल्लिस, ये जो पत्रिका के ठेकेदार, जो पहले कुल्लिस जी संपादकीय लिखते थे, अब कोठारी जी लिखते हैं काफ़ी वर्षों से। और इन्होंने इतना जहर उगला है हमारे यहाँ पर, और उस जहर का असर इतना ऐसा है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको पता ही नहीं, वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं रोज़। तो प्रेमाराम जी ने कल ही उन्हें चैलेंज दे दिया था, चुनौती दे दी कि माफ़ी मांगनी पड़ेगी आपको। आप अगर आरक्षण का इस प्रकार खिलाफत कर रहे हैं तो आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अभी मांगी है थोड़े दिन पहले ही। अंबेडकर जयंती पर इन्होंने सोशल डिस्टेंस नहीं करने के नाम पर बदनाम करने के लिए एक फ़ोटो छापी, और वो फ़ोटो थी दिसंबर की, 6 दिसंबर को पुण्यतिथि की फ़ोटो थी, और वो फ़ोटो इन्होंने लगा दी। तो जो बाबा साहब की पुण्यतिथि पर जो माल्यार्पण किया गया उसकी जो फ़ोटो थी वो उन्होंने 14 अप्रैल को बदनाम करने के लिए कि ये सोशल डिस्टेंस नहीं रखते हैं। ये वो अखबार है जो रोज़ पुलिस वालों को फूल मालाएँ, सफाई कर्मियों को फूल मालाएँ पहनाते हुए फ़ोटो देते हैं। अखबार वालों होकर को फूल माला पहनाने के फ़ोटो देते हैं ये अखबार वाले। वहाँ सोशल डिस्टेंस की इनको चिंता नहीं है। पुलिस वालों पर जो फूल बरसाए जा रहे हैं उससे भी संक्रमण हो सकता है, और फूल मालाएँ पहनाई जाती है, हाथ में कुछ दिया जाता है। तो वहाँ पर ये नहीं कहते कि भाई ये, हाँ ठीक है, मनोबल बढ़ा रहे हैं सफाई कर्मियों का, पुलिस कर्मियों का, और जितने भी कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं रात दिन, उनका मनोबल बढ़ाया जाना चाहिए, परंतु सोशल डिस्टेंस का पालन तो होना चाहिए। परंतु अंबेडकर को क्यों याद कर लिया, इस बात पर सोशल डिस्टेंस याद आई इनको, और फोटो दिया दिसंबर का, टोपियाँ लगाई हुई और कोट पहने हुए, सर्दी में मफलर वगैरह लगे। लोगों ने आराम से पकड़ लिया, ये तो बदनाम कर रहे हैं। ट्रोल किया तो दूसरे दिन माफ़ी मांगनी पड़ी इनको। प्रेमाराम जी ने भी कुछ इसी अंदाज में इनको लिखा कि भैया ये आरक्षण के खिलाफ, आरक्षण संविधान से दिया गया है, अभिव्यक्ति की आज़ादी भी संविधान से मिली है और आरक्षण भी संविधान से मिला है, और तुम जो ये जहर घोल रहे हो समाज में वो ठीक नहीं है, और इस सब के लिए माफ़ी चाहते हैं, अन्यथा हम इस अखबार को अब ट्रोल करेंगे। देखो इनका, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे प्रेमाराम जी ने, भाई ये क्या बात है, हाँ इसमें एक लेख तो इन्होंने कल दिया था, उसमें है कि हिंदू एकीकरण, गुलाब कोठारी संपादकीय छापते हैं, ऊपर लिखते हैं हिंदू एकीकरण। पता नहीं, देखो कि ये पत्रकारिता है इनकी। और उसमें क्या कहते हैं कि जब शुरू का कदम जाति आधारित आरक्षण हटाने का हो, भागवत को कहते हैं कि भागवत साहब अगर हिंदुओं का एकीकरण चाहते हो तो पहला कदम होना चाहिए जाति आधारित आरक्षण समाप्त हो इस देश में। पूरे देश के हिंदू जरूरत नहीं, क्योंकि आरक्षण सिर्फ इसीलिए है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व तय करना था। हालांकि आरक्षण देने के पीछे जो मंशा है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की मंशा है। और उसमें साथ मैं तो ये कहता हूँ कि आरक्षण जो है इस देश की प्रतिभाओं को इस देश के विकास के योगदान में समायोजित करने का एक तरीका है, क्योंकि आज तक इस देश के 90% परिवारों में जन्म लेने वाली प्रतिभाओं को इस देश के विकास में योगदान देने का मौका नहीं मिला, पढ़ने नहीं दिया गया।
इस देश की मुख्य धारा में नहीं आने दिया गया। इतनी बड़ी आबादी में प्रतिभाएं तो जन्म लेती है, निश्चित रूप से बिना किसी भेदभाव के प्रतिभा दलित, आदिवासी और गांव, किसान, मजदूर, पशुपालक, हर घर के अंदर प्रतिभा पैदा होती है। पता नहीं कितने आइंस्टीन यहाँ जन्मे और मर गए, उनको बेचारों को स्कूल तो दूर, गांव की सड़क पर नहीं चलने दिया गया। कहा गया तुम अछूत हो, तुम नीच हो, तुम शेर की सड़क पर नहीं आ सकते, तुम बाहर रहो। जानवरों की तरह ताड़ते रहे, ताड़न के अधिकारी जो इन्होंने लिखी है। तो इतना इनका मतलब ये रहा है। और ये लोग आज इनको याद आया कि एक जाजम पर बिठाना है, और एक जाजम पर बिठाना है, आरक्षण बंद करो। लो, आरक्षण देकर हमें क्या दे दिया भाई? अभी तो हमारा प्रतिनिधित्व ही नहीं है कहीं पर, हमारी तो हालत खराब है। हमारा प्रतिनिधित्व सत्ता में कहीं पर भी नहीं है जी। ये नहीं है कि प्रतिभाएं नहीं है, प्रतिभाएं हर वर्ग में जन्म लेती है, हर जाति में जन्म लेती है, हर गांव में, ढाणी में, वहाँ भी प्रतिभाएं जन्म लेती है। पहाड़ों में और जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के घरों में भी प्रतिभाएं जन्म लेती है। परंतु उन सारी प्रतिभाओं को रोका है हजारों वर्षों तक। इसी वजह से ये दुनिया का सबसे पुराना सभ्य देश, दुनिया को जिसने सभ्यता, जब तक दुनिया जंगली थी तब यहाँ सभ्यता थी, वो देश आज भिखमंगों की हालत में। टेक्नोलॉजी और विज्ञान की रोज लोगों के सामने पूंछ हिला दुम मिलाता घूमता है कि हमें कुछ दिया जाए। यहाँ कोई आविष्कार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ की इतने बड़े तबके में जन्म लेने वाली प्रतिभाओं को वातावरण नहीं दिया गया। तो उन प्रतिभाओं को समायोजित करना है देश की विकास में, दुनिया के विकास में। अगर यहाँ भी अगर यूरोप के देशों की तरह हर एक व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार दिया जाता, जाति आधारित भेदभाव नहीं होता, तो यहाँ भी पता नहीं कितने आइंस्टीन हो जाते, कितने न्यूटन हो जाते। ये तो पुरानी सभ्यता है, परंतु यहाँ पर दबा कर रखा गया। आज कहते हैं एक जाजम पर हिंदुओं को बिठाना है, आज उल्टा हो गया है। और ये कहते हैं कि आज उल्टा हो गया है, स्वर्ण तो हिंदू रह गए, आरक्षण का गुट इनसे साथ बैठने को तैयार नहीं हो सकता। लो, नहीं, केंद्र सरकार इनको बिना कानून के बदले गए। ये कटु सत्य। वो कह रहा है कि आरक्षण का जो गुट है वो हिंदुओं के साथ बैठने को राजी नहीं है। अजी, हिंदू हमें साथ बिठाते कहाँ हैं? हिंदू तो हमारे बच्चों को बरगला कर ले जाते हैं अपनी सेवा पूजा करवाने के लिए। तो क्या हम सेवा ही करते रहेंगे? इनकी जीवन भर इनके झंडे और जयकारे लिए घूमेंगे? हमारे नेताओं की हालत खराब कर दी। हमारे हर आदमी को आपने उपयोग में लिया है, हमें जानवरों की सी स्थिति में कर दिया आपने। हमें इस प्रकार, जैसे दो तरह के जानवर होते हैं, एक तो माल ढोने वाले, तो हमें ढोने वाले पशुओं की तरह रखा। चारा पानी तो इसलिए दिया गया है क्योंकि ढुलाई की जरूरत पड़ती है, हमारे ऊपर सवार होना आपको। हमें इतना सा खाना पीना हमें इसलिए जिंदा रखा जाता है कि इनको काम में लेना, अभी काम में उपयोगी चीज़ें हैं। और या दुधारू जानवरों की तरह हमें रखा है। दुधारू जानवर का जब दूध होता है तो ज़्यादा खाना पीना दिया जाता है, जब दूध नहीं होता तो उसको सिर्फ जीवित रखा जाता है। ठीक है, ऐसी ही हमारी हालात रही हज़ारों वर्षों से। तो ये जो इनके लेख हैं, मैं एक लेख पर विशेष चर्चा करना चाहूँगा। वो है एक आज की पोस्ट थी, उससे मेरा मन हुआ और मैंने प्रेमाराम जी से कहा कि मैं इस पर लाइव आना चाहता हूँ, मैं इस पर मेरी बात रखना चाहता हूँ। तो उन्होंने बड़े हृदय से कहा कि नहीं, क्यों नहीं, आप ज़रूर, मतलब उन्होंने हाँ भरी मेरी बात की। और इसी वजह से मैं, क्योंकि नहीं तो मैं कॉपीराइट और बिना मतलब फालतू की पंचायती में नहीं पढ़ना चाहता था। और मैं तो क्या है कि इनको प्रेमाराम जी को 5 साल पहले या कभी देखा था, पहली इनकी कोई लेख पढ़ा था। और मैंने कहा यार, ये तो मुंशी प्रेमचंद और प्रेमाराम नाम है। मुंशी प्रेमचंद ने जो तबका दबा हुआ था उसकी आवाज़ को बुलंद किया था अपनी उस लेखनी से। तो मैंने कहा वो उस लेखनी की तरह इनकी उंगलियां एंड्रॉयड पर जो थिरक रही है प्रेमाराम जी की, ये एक दिन क्रांति लाएगी। और आज इन्होंने, हमारे सारे नेता चुप हैं। हमारे कुंभाराम जी और दौलत राम जी सारण को इन्होंने, इस पत्रिका ने सबको मटिया मेट किया था। नाथूराम जी कहते थे कि ये बेरू पत्रिका है, उसमें बेरू। हालांकि वसुंधरा के अलावा जितने भी मुख्यमंत्री हुए वो सब इस पत्रिका के आगे पीछे चिलम भरने वाले थे, सारे के सारे। तो वसुंधरा ने इनको ज़रूर इसको पूरा दबा के रखा,
क्योंकि वो ये जो कच्चाधारी गैंग है वो सारी वसुंधरा के अपन जानते हैं खिलाफ थी। तो वसुंधरा जी ने ये कच्चाधारी गैंग का एजेंट है। तो इन्होंने कहा कि सुनो गुलाब कोठारी, अब ये तो लिखा है, मैं भी कहता हूँ कि सुनो गुलाब कोठारी, न राजस्थान तेरे बाप की जागीर है, न संविधान से तू परे है। जिस संविधान ने के अनुच्छेद 19 की दुआई देकर तू अखबार छापता है, उसी अनुच्छेद 19 का उपयोग करते मैं लिखता हूँ। ये लिखा है इन्होंने, हेडिंग इनका ये है शुरुआती। फिर कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, वो कैसी है, वो बंद कमरों में बैठ कर तय नहीं होती। तू राजस्थान के जन्म द्वारा चुना हुआ नहीं है, पत्रकार बनकर अखबार छापता है तो उसी औकात में रहकर लिखो। सुनो कोठारी, तुम्हारे बाप तरुण मुनि ने आरक्षण के खिलाफ बोला था, जिसकी शोभा यात्रा के लिए तुम अखबार के कई पन्ने भर भर कर चंदा जुटाते थे। उसने भी अगले दिन माफ़ी मांगी थी, और जब मरा था तब जनमत की हेडलाइन थी कि हंस उड़ गया और कड़वाट छोड़ गया। ये हंस जो था, ये तरुण मुनि सुना होगा आपने, ये कहता था कि घोड़े तो भूखे मर रहे हैं और गधे गुलगंद खा रहे हैं। आरक्षण को हमें अयोग्य माना जाता है। ये जो जातियां हैं ना, जो आरक्षित वर्ग है, उनको इस देश में अयोग्य माना जाता है। हमारे खुद के बच्चे कहते हैं यार अयोग्य लोग डॉक्टर बन जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, अब अयोग्य आदमी शिक्षक बनेगा तो वो क्या पढ़ाएगा, ये तो बहुत गलत हो रहा। हाँ, हमने बीएड किया है, हमने एमएड किया है, हमने एजुकेशन पढ़ाई की है, तो क्या हम अयोग्य हो गए इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी? कोई हमें कोई बाप, अमुक बाप का बेटा इसलिए शिक्षक नहीं बना रहे, अमुक बाप का बेटा इसलिए डॉक्टर नहीं बना रहे, हमने उस पूरी योग्यताओं को पूरा किया है, तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? परंतु हमें फिर भी कहते हैं अयोग्य, ये गधे हैं, ये घोड़े। कहते हैं गधे गुलकंद खा रहे हैं और घोड़े जो योग्य हैं, जो पंडित पुरोहित पुजारी जगह जो भी हैं, ये वो बेचारे दुखी हैं। और इसने ये भी कहा था हंस, उनको हंस कहता था, ये हंस है और ये कौवे हैं, हमें कौवों की, उसने कई ऐसे बातें ली। फिर उसने माफ़ी भी मांगी थी, जब उसका पीछा किया हम लोगों ने तो उसने माफ़ी भी मांगी। परंतु जनमत की हेडलाइन में जनमत वाला ने उसकी निकाल दी पूरी। मरने के बाद भी उसने लिखा हंस उड़ गया और कड़वाहट छोड़ गया। जो समाज में कड़वाहट उसने पैदा की थी वो छोड़ गया पीछे। तो ये तरुण मुनि एक जैन मुनि है, और ये कोठारी बंधु भी, ये भी जैन है। और वैसे तो जैन समुदाय जो है वो ब्राह्मण धर्म के कायदे से खिलाफ है। महावीर और बुद्ध ब्राह्मणों के पाखंड, कर्मकांड, अंधविश्वास, पूजा, बलि, यज्ञ की वेदी पर ये गायों को काटते थे, ये जानवरों को काट काट करके प्रसाद बनाते थे। नरमेघ यज्ञ, गोमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, ये सारे धंधे थे इनके। तो इनको महात्मा बुद्ध ने तो एक बार कहा था, एक ब्राह्मण बकरा काट रहा था, वेदी पर बकरे की सजावट की हुई थी, तिलक किया हुआ था, उसके बकरे को सजा रखा था, उसको खिलाया पिलाया अच्छा, और चारों ओर बाजे बज रहे थे। तो बुद्ध ने पूछा भाई इसको क्यों काट रहे हो, क्या बात है कि भगवान का पक्ष प्रसाद करें, क्यों इसका क्यों कर रहे हो, कि इसका मोक्ष। ये जब भी मारते हैं ना, हमारे शास्त्रों में लिखा है, लोगों को मारा इन्होंने, कहा कि ये तो गलत आदमी थे, राक्षस थे, ये तो सुर थे, सूर्य यानी देवता, बाकी वाले असुर, ये तो आर्य थे, बाकी वाले अनार्य, ये तो श्रेष्ठ थे, बाकी वाले अश्रेष्ठ। तो ये इस प्रकार ये काटते और मारते और उनको राक्षस डिक्लेयर करते। कोई भी लड़ाई करेगा, किसी को दुश्मनी करेगा तो उसको खराब तो बताएगा, उसको ये थोड़ी कहते वो तो भला आदमी था फिर भी मैंने उसकी गर्दन काट दी, ये तो हर कोई कहता है। तो इस प्रकार इन्होंने राक्षस डिक्लेयर करके मारा, और मारने के बाद लोगों ने कहा यार हत्या की है इन्होंने इतने लोगों की, तो कहा नहीं हमने तो मुक्ति की है, मोक्ष किया, हम जिसको भी मारते हैं उसका मोक्ष होते हैं। इसी प्रकार बकरे का मोक्ष कर रहे थे। बुद्ध ने कहा तेरे बाप का कर मोक्ष, इसका क्यों कर रहा है, ये तो बेचारा मोक्ष को जानता ही नहीं, ये इसको मोक्ष में कोई रुचि नहीं इसकी, ये तो चरना चाहता है यहाँ खुले जंगल में। तो बुद्ध और महावीर इस ब्राह्मणों के पाखंड, अंधविश्वास, कर्मकांड के सख्त खिलाफ एक बहुत बड़ी क्रांति हुई 2500 साल पहले इस देश में। उस महावीर के अनुयायी के नाम पर ये कलंक तरुण सागर और ये लोग
तो सुनो कोठारी, अगर तुम संविधान के दायरे से बाहर निकल कर जे, ये संविधान के दायरे से बात हो रही है, संवैधानिक आरक्षण की इतनी खुलेआम ऐसा कहना ये संविधान के दायरे में नहीं है। तो इन्होंने कहा कि हमारे में से अभी भगत सिंह निकलेंगे, मतलब इन्होंने बड़ी सख्त लहजे में, हालांकि बहुत कमजोरी है प्रेमाराम जी की कलम में, ताकत तो जरूर है, परंतु पीछे अगर देखें तो युवाओं की सारी फौज नेकर पहन करके झंडे जयकारे लगाती है उनके, मुसलमानों को, आदिवासियों को, दलितों को डराने के लिए वंदे मातरम कहना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, बेवकूफ़ कर रखा है ना इन्होंने खूब, तभी इसी ताकत पर तो ये कूद रहे हैं इतने। सुनो कोठारी, तुमने लिखा है कि आरक्षण हीन भावना पैदा करता है, तो हजारों सालों से पारंपरिक आरक्षण ने देश में कौन से घोड़े पैदा कर दिए। बहुत गजब का बात है ये, इस पे मैं लंबे समय से करता आया हूँ, 15 साल पुराना मेरा लेख भी आपको मैंने एक दिन सुनाया था कि जो परंपरागत आरक्षण, दो प्रकार के आरक्षण, एक तो संवैधानिक आरक्षण, ये योग्यता पर आधारित है, इसमें योग्य व्यक्ति के अयोग्य व्यक्ति को कभी कुछ नहीं। परंपरागत आरक्षण में अयोग्य व्यक्ति, राजा का बेटा राजा, चाहे उसको उठना बैठना भी नहीं आता हो, चाहे वो तलवार चलाना जानता भी नहीं हो, फिर भी वो सेनापति है, उसको उठ के खड़ा नहीं हो सकता, तलवार पकड़नी कैसे होती है वो भी नहीं जानता। उसका बाप कभी तलवार चलाता होगा, उसका दादा ने चलाई होगी, परंतु उसको राजा डिक्लेयर कर दिया क्योंकि वो राजा का बेटा है। ये जो वर्ण व्यवस्था में जो बदमाशी इन्होंने की कि जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था जो इन्होंने की, तो उसमें क्या किया कि जाति जन्म के आधार पर तय कर दिया। हालांकि वर्ण व्यवस्था अगर योग्यता के आधार पर हो तो ठीक है, हम योग्यता के आधार पर, मैं अभी टीचर हूँ तो मैं सही हूँ, मैं अगर डॉक्टर होता हूँ तो हूँ, मेरा बेटा इंजीनियर है, इसमें क्या है, उसकी योग्यता है, उसने पढ़ाई की है। तो परंतु जन्म के आधार पर मैं टीचर हूँ और मेरे बेटे को टीचर बना दिया जाएगा, ये कौन सा तरीका है। मैं डॉक्टर हूँ, मेरे बेटे, इनके हुआ है ये हजारों वर्षों से। वेद होता था, उसका बेटा भी वेद जानता कुछ नहीं, वो पुराने घासे पड़े उसके पास और लोगों को चूर्ण बांट बांट के बांट रहा है, और के इसके बाप ने लोगों को दवाई दी, ठीक हुआ था, इसलिए इससे भी हो जाएगा, इस प्रकार का धंधा। जन्मजात वेद होते थे हजारों वर्षों से इस देश में, जन्मजात मतलब वेद यानी डॉक्टर, जन्मजात डॉक्टर होते थे, योग्यता का कोई मापदंड ही नहीं था। बाप वेद था, बेटा भी वेद है, पोता भी वेद ही होगा, ये ऐसा इनका सिस्टम था। तब तो कोई, अरे हमारे बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि गलत डॉक्टर बन रहे हैं, यार वो फिर करके कूद रहे हैं, देख पता नहीं कहाँ से ज्ञान लेकर आए हैं, नेकर वालों से लेके आते हैं ना। तो आगे चलो, आगे देखते हैं इनकी बात। तो पारंपरिक आरक्षण अभी भी व्याप्त है इस समाज में। परंपरागत आरक्षण अभी हटा नहीं है इस देश में, आज भी इस देश की पूरी सत्ता इनके पास है। व्यवस्थापिका जो कानून बनाने वाली है उसमें राज्यसभा पूरी इनकी, लोकसभा में कुछ 100-125 आदमी चुन के आते हैं SC ST के आरक्षण के आधार पर, वो बेचारे इनकी हाँ जी हजूरी करते हैं 5 साल तक, चप्पलें उठाए घूमते हैं, बोल नहीं सकते, वक्तव्य नहीं दे सकते कहीं पर, जीतने के बाद हारे, उनसे तो हारे हुए ही अच्छे, ये हालत कर देते हैं ये, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां सभी इनके पास है, मैनेजमेंट सारा पैसों का, पूंजीपतियों का सारा इनके पास है क्या बाकी इस देश में। हम सिर्फ नेकर पहन करके जयकारे लगा सकते हैं, इनके पीछे पीछे घूम सकते हैं, और कुछ नहीं है हमारे पास। तो व्यवस्थापिका पूरी इनके पास, कार्यपालिका देखो पहली बार सन 77 के बाद में पहली बार है तब इस देश की कैबिनेट में एक भी OBC का मंत्री नहीं लिया गया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य के दौर से हम गुजर रहे हैं। अब बताओ, हमारा कोई मंत्री नहीं है तो हमारे बारे में कैसे उसको पता होगा हमारी परिस्थितियां क्या होगी यहाँ पर। OBC जो इस देश की आधी से ज़्यादा आबादी है, OBC कोई छोटी सी यूँ नहीं है कि मुट्ठी भर लोग हैं उनमें से कैबिनेट में मंत्री लो, आधी से ज़्यादा आबादी में से एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं होना। और प्रधानमंत्री जी के PMO के सेक्रेटरीट में 89 सेक्रेटरी है, उनमें एक भी OBC का नहीं, 89 लोगों में एक भी OBC का नहीं। हम योग्य नहीं, अयोग्य हैं। ये है कार्यपालिका की हालत। सेक्रेटरीट भी कार्यपालिका, प्रशासनिक व्यवस्था सारी, सेक्रेटरीट में भी पीढ़ियाँ चलती है लोगों की, वही
लोग हैं उनके ही आते हैं, ओबीसी एससी एसटी को सेक्रेटेरिएट में एंट्री नहीं है। अब बताओ हमारी कृषि नीति बनेगी, हमारे कृषि बीमा बनेंगे, कृषि बीमा का सिस्टम सेट होगा, कौन तय करते हैं? वो पूंजीपति और उनके वो सेक्रेटरी। हमारे मंत्री भी अगर बना दे, कैबिनेट का कृषि मंत्री अगर बना दे ओबीसी में से, किसान के बेटे को भाई दिवे बना दे, बनाते नहीं, बना दे तो सेक्रेटरी तय करेगा। वो कृषि बीमा कैसे तय करता है? हमारे कर मंत्री को कुछ लालच दिलवा देगा कहीं किसी कंपनी से जिससे कृषि बीमा हो रहा है, और हमारी हालत आप देखते हो, हम प्रीमियम भरते हैं हर बार, मिलता क्या है? प्रीमियम कंपलसरी है हमारे लिए, कितना बुरी तरह से लूटा जाता है हमको। परंतु नीतियां वहाँ निर्धारण होती है, नीति निर्धारण सेक्रेटेरिएट में होता है, और भारत के करीब करीब सभी राज्यों में सेक्रेटेरिएट में एससी एसटी और ओबीसी का कोई भी व्यक्ति नहीं है तो कोई 2-4 होंगे, 1-2% से ज़्यादा व्यक्ति नहीं है कहीं पर भी किसी भी राज्य की सेक्रेटेरिएट में, और जिनकी आबादी 85% है। ये हालत है। अयोग्य जन्म लेते हैं हमारे घरों में, हमें गधे जन्म लेते हैं, घोड़े नहीं लेते। तरुण मुनि ने कहा ना, इसके तरुण मुनि ने। तो आगे चलते हैं अपन। तो ये पारंपरिक देखो, मैं और क्लियर कर दूं थोड़ा। अपने व्यवस्थापिका देख लिया आपने, विधान परिषदों में और राज्यसभा में तो पूरा ही पूंजीवाद चलता है। हमारे एमएलएज को पैसे दे दिए जाते हैं और वहाँ से सीधा ही टाटा बिरला इनको टिकट होता है और वो राज्यसभा में पहुँच जाते हैं, विधान परिषद में पहुँच जाते हैं। विधानसभा और लोकसभा में कुछ ओबीसी के लोग भी जीतने लग गए आजकल। वो कुछ जागरूकता आई, हम लोगों ने मतदान करना शुरू किया तो उनके, परंतु वहाँ जा कर के वो भी लगभग हम देखते हैं इतना खुलकर बोलने वाली स्थिति में बहुत कम हुए हैं, गिने चुने लोग हुए हैं 70 साल के इतिहास में, राजनीति के इतिहास में। फिर कार्यपालिका की कंडीशन देख ली, पूरी कार्यपालिका, आईएएस बन जाओ पर सेक्रेटरी नहीं बनाया जाएगा, जाओ कहीं फील्ड पर काम करो। और यह तो क्या है, पटवारी और यहाँ जो बाबूगिरी है। मैंने तो नागौर के कलेक्ट्रेट में मैंने देखा कि कुछ एक लड़के हमारे बन जाते हैं बाबू, आजकल बनने लगे। तो बेचारे यहाँ तिलक ये चंदन वगैरह रोज लगाना पड़ता। मैंने कहा ये, मैंने एक मेरा साथी अध्यापक था वहाँ कर रहा था काम डेपुटेशन पर, मजबूरी बस। तो मैंने कहा भाई ये लड़का तो ये है, मैं देखने गया लड़के को, तो बोला कि ये चंदन, मैंने कहा सबको कि चंदन नहीं लगा हो सके, उनको तो अधिकारी ठीक ढंग से बात ही नहीं करते। चंदन अगर चपरासी भी लगाता आता है तो अधिकारी उनसे ठीक ढंग से बात करता है, चाहे अधिकारी ओबीसी का भी हो, एससी का एसटी का, वो भी चंदन लगे हुए आदमी से ठीक बात करता है। और यहाँ पर चंदन और तिलक अगर चोटी वगैरह नहीं है तो उसको बेचारे को झाड़ू को कलर को भी चाहे जैसा कहने लग जाते हैं। इसलिए तो ये अगर रिवाज है, ये प्रशासनिक कार्यालयों का ये रिवाज है। आप देखो बड़ा ताजुब होता है। तो वहाँ हमारे गाँवों के लोग पहुँचते हैं तो उनकी क्या हालत होती है। तो ये कहते हैं सुनो कोटर, मैंने 2 तो ले लिया। न्यायपालिका की तो आपको न्यायीकरण है इस देश में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फिक्स 250-300 न्यायीकरणों के अलावा किसी को नहीं लिया जाता। वहाँ न तो आरक्षण है न कोई कंपटीशन का टेस्ट होता है। वही बाप दादा परदादा जागीरदारी चलती है उनकी। मिश्रा घराने के 3 चीफ जस्टिस रह गई इंडिया में। ये हालत है, न्यायपालिका तो पूरी की पूरी उनके कब्जे में। और ये पता नहीं कब खत्म होगा ये सिस्टम इनका। अब ये चौथा स्तंभ जो कह रहे हैं आप, कर्पूर चंद कुल्लीस वाला, और ये मीडिया जो रोज हिंदू मुस्लिम करता है, कभी कुछ कर रहा है, असली मुद्दों पर कभी बात नहीं करता। रोज सुबह मीडिया में, अखबारों में, टीवी में क्या आता है, ये लाल किताब ले लो, धन लक्ष्मी वर्षा यंत्र खरीदो, ये खरीदो। तो बेच क्यों रहे हो बेवकूफ़ों? धन लक्ष्मी वर्षा यंत्र तुम्हारे पास है, उसका भी विज्ञापन दे रहे हो, तो धन वर्षा कर लो वहाँ पर घर पे ही। क्यों बड़े बड़े लोगों को ठग रहे हो? और ऐसे विज्ञापनों पर रोक होनी चाहिए, पर नहीं, रोक नहीं लगाएंगी। ऐसी सरकारें कैसे रोक लगाएगी? ये तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ही करेगी। तो ये कहते हैं कि सुनो कोठारी, तुम लिखते हो आरक्षण जातिवाद को मजबूत करता है और हिंदुओं में बिखराव आता है। 6700 से ज़्यादा जातियाँ किसने बनाई? तुम्हारे धर्मगुरु महावीर जैन ने ब्राह्मणों के खिलाफ नया धर्म क्यों चलाया? हम लोग यही बात है, 6700 छोटी मोटी जातियाँ बना दी इन्होंने। और अब हमें कहते हैं जातिवाद। हमें सेक्रेटेरिएट में घुसने नहीं देते, कैबिनेट में घुसने नहीं देते,
मुख्यमंत्री कभी किसी को एक आध को कोई छोटा मोटा कहीं बना देते हैं, और पार्टियों के जो बड़े बड़े पद हैं महासचिव वगैरह, वो उनमें नहीं, सचिव महासचिव वहाँ पार्टियां ही उनकी है, तो करें क्या। और प्रशासनिक स्थितियां, ये मैंने बता दिया ना, चपरासी तक की कंडीशन, पटवारी से लेकर के सारी ये हालात हैं। जातिवाद तुम जमकर कर रहे हो, ये लोग जमकर जातिवाद कर रहे हैं, और हम इनके जयकारे लगा रहे हैं। हमें भीड़ में काम में लिया जाता है, हमें उपयोग में लिया जाता है, और हमारा जो आरक्षण है वो आरक्षण है सभी जातियों के योग्य लोगों को सत्ता में समायोजित किया जाए, इनका लाभ लिया जाए, उसके लिए। दूसरी न्यायपालिका, ये चारों स्तंभ देख लिए सत्ता के। फिर एक सत्ता होती है आर्थिक सत्ता। धन किसके पास है इस देश का? भी किसानों को छोटे मोटे खेत मिल गए, ये बलदेव राम जी की, कुंभाराम जी की मेहरबानी समझो, या बाबा साहब के संविधान की मेहरबानी समझो, जो हमें जो खेती की ज़मीन मिल गई, और कह रहे हैं किसानों के पास बहुत ज़मीन है, ये है वो है। किसानों के बच्चे कहते हैं नहीं नहीं ठीक है हमारे। अरे तुम्हें पता है उनके पास कौन सी ज़मीन है? तुम्हारी जो मुख्य बाजार है शहरों के, मुख्य ज़मीनें किसके पास है? जो बहुत कीमती ज़मीनें हैं, जिनकी एक एक फुट की कीमत करोड़ों में है, वो ज़मीनें किसके पास है? तुम्हारी ज़मीन की क्या कीमत है? तो अर्थतंत्र पूरा का पूरा उनके पास है। और अगर तुम धंधा भी करोगे कोई, तो धंधा नहीं चलने दिया, धंधा सभी धंधों पर। हमारे खुद के बच्चे, अगर किसी किसान के बेटे की दुकान है तो वहाँ खरीदते ही नहीं है, कहे नहीं नहीं ये तो किसान है, ये तो खेती करता था कल परसों, ये तो फला जाति का है। मतलब ये हमारे, हम दुकान करें तो भी हम दुकान नहीं चला सकते, क्योंकि हमारे लोग भी हमसे नहीं करे। वो कहते हैं वो समझदार लोग हैं, वो बैठे बैठे राम राम करते हैं, तिलक लगा देते हैं, चोटी लगा लेते हैं, तो लगता है कि कोई बहुत ईमानदार आदमी है। रोज तिलक लगा के सज धज के आता है, एकदम साफ सफ़ेद जग, और मिलावट करते हैं। पर बेवकूफ़ों को समझो, वो यूँ कही गई तो जीभ भी हलाते हैं, राम राम भी करते हैं बैठे बैठे, ताकि हम समझे कि बहुत भले आदमी है, ईमानदार हैं, और कोई तरह का गड़बड़ नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल सत्य की दुकान है पूरी की पूरी। इस प्रकार का नाटक कर लें। हमारे लोग दुकान करते हैं तो सीधी सीधी बात करते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं, इनको तो आता ही नहीं कुछ, और वो बेवकूफ़ बना के रखते। मतलब हम कोई भी, और दलितों को तो बेचारों को होटल पर, एक दिन भाई UR बेनीवाल जी ने कहा कि मिड डे मील पे कितने वर्कर हैं दलितों में, है ही नहीं के बराबर हैं। कई बार RTI मांग ली गई, 1% भी नहीं है। और मैं तो एक स्कूल में था, मुझे मजबूरी में रखना पड़ा, तो सारी दूसरी जातियों के बच्चे खाना बंद कर दिया, तो उनको लाभान्वित लिखना भी मुश्किल हो गया। मैंने कहा भाई ये तो बच्चे खाते नहीं है, और बड़ी मुश्किल हो गई, रखना पड़ा, कोई मिला नहीं खाना बनाने वाला। तो ये हालत है, क्यों खाना ही नहीं खाते लोग। तो हाँ, तो आगे क्या कहते हैं, सुनो कोठारी, तुमने वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते, वर्ण व्यवस्था तो जानवरों में ही होती है, तुम जानवर बन जाओ, हमें कोई शौक नहीं है। एक भी दुनिया का देश बताओ जहाँ वर्ण व्यवस्था लागू है। संविधान के बाहर पंख मत हिलाओ, अन्यथा कुतर लिए जाओगे। बहुत गजब का चैलेंज दिया भाई। देखो हमारे कितने लोग हो गए होंगे, पहली बार मैं देख रहा हूँ इतनी चैलेंज भरी भाषा में कोई आदमी बोल रहा है, तो हमारा दायित्व होता है कि हम इस बात को आगे बढ़ाएं। आपसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि उनकी पोस्टों को भी शेयर करो, और ये लाइव वगैरह जितने भी है इसको शेयर करो, और आगे से आगे इस बात को बढ़ाया जाए। ये बैठेगा नहीं, ये कब तक हम इनके जयकारे लगाएंगे? हम कोई सेवा करने के लिए जन्मे हैं क्या भाई? पहले तो शोषण होता था, अब हम सेवा कर रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं, इनके झंडे लिए उठाए फिरते हैं। ये कब तक होगा? हमारे अंदर योग्यता नहीं है, हमारे घरों में बुद्धिमान बच्चे नहीं जन्मते। अरे इस देश को तुमने विज्ञान से विहीन रख दिया। अब कुछ बच्चे हमारे कहते हैं कि नहीं विज्ञान था, कोई नहीं, चिकित्सा विज्ञान जरूर था, वो तो उधर घासे डालते रहते, चेक करते रहते, कोई ठीक होता तो इस प्रकार वो चिकित्सा विज्ञान। कोई यहाँ लेबोरेटरी नहीं थी, यहाँ दूसरा कोई विज्ञान पैदा नहीं हो सकती। अंक संख्याएं दुनिया को दिए, गणित शुरू से ही पैदा नहीं हो सका। मतलब बुद्धि, विज्ञान कांड, अंधविश्वास और पाखंड का हो जाता। विज्ञान जो है पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ एक
वैज्ञानिक चिंतन होता है तब जाकर के विज्ञान पैदा होता है। हमारी स्कूलों में आज भी रोज सरस्वती की प्रार्थनाएं करवाई जाती है। वैज्ञानिक चिंतन पैदा कैसे होगा? बच्चे तो हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं करते, ये क्या करेंगे? सरस्वती हाथ जोड़ी करते फिरते हैं, किस लिए आते हैं स्कूल में? फिर क्या है कि आरक्षण से अक्षम आगे बढ़ गए और स्वर्ण मुंह ताकने ताले वाले बनकर रह गए, जिससे देश कमजोर हुआ। आजादी से पहले संवैधानिक आरक्षण नहीं था। गजनी ने जब आरक्षण आक्रमण, बाबर ने कब्जा किया तो आरक्षण नहीं था। डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज आए, समय घोड़ों में देश था, फिर कैसे हार गए? सारा हाँ वापस जुड़ गया है, अच्छी बात है। हाँ तो दिक्कत आ गई थी इसमें। चले, देखो जो भी आया उसने इस देश पे राज किया। छोटी छोटी कौमें, ऊन आए, मंगोल आए, कोई नहीं आ रहा यहाँ पर। ये सारे घोड़े थे, हम तो गधों में थे उस समय, हमें तो कभी पूछा ही नहीं गया। ये सारा शासन इनके पास था, सत्ता इनके पास थी, सेनाएं इनकी थी, और ये इतने ताकतवर थे, इतने सामर्थ्यवान थे, इतने योग्य लोग कैसे हार गए? जब बाबर छोटी सी सेना लेके आया, तोपखाना लेके आया साथ में, ये तलवारों से लड़ रहे थे बेवकूफ। कभी भी टेक्नोलॉजी के मामले में ये देश आगे नहीं रहा। अभी करते हैं ऐसा ही में सोमनाथ के मंदिर में किया था इन्होंने। हालात क्या हुए, मैं उस कहानी पर नहीं जाऊंगा। वास्तव में हम कभी सीखेंगे ही नहीं, इतिहास से सबक नहीं लेंगे। आज भी बगलामुखी यज्ञ किए जाते हैं, करना है, उसको करना है, ये करना है, वो करना है। मतलब ये जो संवैधानिक परंपरागत आरक्षण वाले लोग सत्ता में आज भी हैं, पहले भी थे। ये साल हो गए फिर भी हमें प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा है। में एक भी ओबीसी का प्रोफेसर नहीं है। हजारों, 5,000 भी ओबीसी का नहीं है। योग्य लोग जन्म ही नहीं लेते आज भी, ये कहना है इनका। ये सारी बातें सबको पता होगी लगभग, और नहीं तो मैं इसके वीडियो डालता रहता हूँ। बहुत सारी रिपोर्टिंग हो चुकी है इस बाबत, और अभी हमारे हनुमान जी ने भी ये मुद्दा उठाया था लोकसभा में कि भाई ये हाँ, तो मैं ज़्यादा मुद्दे नहीं लूँगा, ये कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है इसमें बार बार, तो मैं इसको जल्दी करूँ थोड़ा, क्योंकि बातें तो बहुत है। देखो मतलब ये दुनिया का नियम है, जूडो कराटे का जो नियम है, लाओत्सो ने कहा, जापान और इधर ये माना जाता है, तो उसमें है कि जो पहले हमला करता है वो कभी जीतता नहीं है, ये नियम है। और इसलिए जूडो कराटे में हमले झेले जाते हैं। और यहाँ पर भारत में उल्टा भाग, जो भी यहाँ हमला करने आया, आक्रमण करने आया, वो यहाँ पर जीत गया, यहाँ का राज्य करने लगा, यहाँ को लूटने लगा, यहाँ से लूट के गया। किसी को भी यहाँ हारने की जरूरत नहीं पड़ी कभी। ये तो इस देश के हालात हैं। हाँ, तो आगे पढ़ते हैं अपन, क्योंकि ये बार बार डिस्टर्बेंस आ रहा है हमारे। सुनो कोठारी, संविधान और संवैधानिक आरक्षण तुम्हारे बाप दादाओं की रहमतों से नहीं मिला है, बल्कि इसके लिए हमारे पुरखों ने लाखों कुर्बानियां दी है। आरक्षण खत्म करने और कानून बदलने की बात करने के लिए संसद और विधानसभाएं बनी हुई है। अखबार में लेखों द्वारा जहर फैलाना बंद करो। ये संवैधानिक मामला है, संविधान का काम वहाँ होता है, विधायी कार्य विधानसभा में और लोकसभा करती है। तो ये फालतू ये बकवास मत करो आप। ये इन्होंने चुनौती दी है इसमें। देखो मित्रों, हमारे यहाँ पर क्या है कि ये ओबीसी में राजस्थान की जाट जाति को शामिल नहीं किया गया था, जो बेचारी मृत्यु बोझ कर रही है, जिसमें विधवा विवाह होते हैं, सब तरह से पिछड़ी जाती है। एजुकेशन, गांव ढाणी में एजुकेशन अभी भी
अंगूठा छाप बेटा पूरा परिवार, कई ऐसे परिवार हैं। और उस शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी जाति को कहीं कहीं तो अभी वोट देने नहीं देते हैं, लोग भगा देते हैं मतदान केंद्र पर, जाटों को भगा देते हैं। कहीं तो यह हालात है, मारवाड़ के शेरगढ़ और इधर कई गांव में ऐसे इलाके मिल जाते हैं जहाँ भगा देते हैं बेचारों को, यह हालत है। और उनको पिछड़ा वर्ग में नहीं लिया है। जो पूछने आए तो उन्होंने कहा हम जाट हैं, हम तो वो हैं, ये अहंकार में बोलने लगे बेवकूफ़ी भरी बातें। तो उन्होंने सोचा कि ये तो ज़्यादा सामाजिक रूप से मजबूत लोग होंगे जहाँ जिस गांव में जाटों के अलावा ओबीसी के अलावा कोई दूसरा नहीं हो, तो वहाँ तो ये भी जाट भी तो पंचायती करते हैं ना गाँव के बीच में। तो सोचा ये सक्षम आदमी है, मुख्य धारा के लोग हैं, जबकि मुख्य धारा में हम दे ही नहीं। तो उस आरक्षण के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ी। भाई ज्ञान प्रकाश जी पिलानिया व्हील चेयर पर आते थे और उन्होंने आह्वान किया, और उनके आह्वान पर राजस्थान में एक क्रांति हुई जिसमें विजय पूनिया जी है, UR बेनीवाल जी है, ये लोग थे आगे होकर के। और इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की और उसकी बदौलत हमें ये आरक्षण मिला। और हमारे बेवकूफ़ बच्चे नेकर पहन करके कह रहे हैं आरक्षण तो गलत है। इनको पता नहीं आरक्षण कितना मुश्किल से मिला हमें, और हमारा प्रतिनिधित्व ही नहीं है अभी तो कहीं पर, और आरक्षण बंद कर दो। हमारा प्रतिनिधित्व पूरा कर दो, हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हम आरक्षण चाहते ही नहीं है। हम तो कहते हैं कि हमारी आबादी के अनुपात में हमारे अधिकारी होने चाहिए। हाँ, हम मानते हैं कि पुलिस, पटवारी और चपरासी में हमारा नंबर आने लग गया, परंतु IAS RS में क्या कंडीशन है? आज भी JEE मेन और एडवांस में क्या कंडीशन है? नीट में क्या कंडीशन है? हमारी मेरिट जनरल से बहुत ज़्यादा नीचे रहती है। JEE मेन की पिछले 7-8 साल की आप अगर देखोगे, 6-7 साल से JEE मेन और एडवांस अलग होने लग गए, तो उसमें आप देखोगे तो एडवांस मेन की जनरल की कट ऑफ होती है 110 और 5 के आसपास, और OBC की होती है 70, केवल 70 अंक। बताओ, इतना 1.5 गुना फर्क है हमारे और जनरल के बीच में। अगर आज आरक्षण बंद कर दिया था, हम तो IIT और NIT वगैरह में जा ही नहीं सकेंगे। हमारे उच्च शिक्षण संस्थाओं में हमारी एंट्री पहले ही नहीं होती थी, पहले तो हम जानते ही नहीं थे। आरक्षण की वजह से हमारा नंबर आने लगा थोड़ा बहुत, और ये भी बंद कर दो। ये अखबार वाला छापता है और हमारे बेवकूफ़ बच्चे कूदते हैं इन अखबारों को पढ़ करके। JEE मेन आज जो डॉक्टर और इंजीनियर जो NIT और IIT हमारे बच्चों ने देखी है, कभी सोचा भी नहीं था। जिस प्रकार रेलवे में डिब्बे होते हैं ना, ये स्लीपर के डिब्बे भी हम तो अभी तक हमारे गाँवों के ज़्यादातर लोग देखते हैं, ये तो पता नहीं किसके लिए बने होंगे। ये हालत थी हमारी। NIT और IIT में हमारे बच्चे नहीं जा पाते थे कभी। तो ये आरक्षण की बदौलत हम तोड़े। और हमारा बच्चा अगर उनके 105 आए और हमारे बच्चे के 70 अंक आए हैं, तो योग्यता में वो कम थोड़ी है। अरे तो आरक्षण तो हमारी आबादी के अनुपात में सिर्फ 21% दे रहे हो तुम। हमें तो अभी आबादी के अनुपात में आरक्षण नहीं दिया। हमारी जनगणना को तुम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। तो आगे ये कहते हैं, सुनो कोठारी, संवैधानिक आरक्षण की हर 10 साल बाद संसद में समीक्षा होती है, तेरे लेखों की जरूरत नहीं। तुम लिखते हो कि 1931 की जनगणना से आरक्षण को आगे बढ़ाना गलत है, तो सरकार के खिलाफ अभियान चलाओ। पिछली जनगणना जाति 11 की जनगणना हुई थी जाति आधारित, उसको डिस्क्लोज नहीं किया। किसी अखबार वाले ने कभी मुद्दा नहीं उठाया। एक अकेले लालू प्रसाद यादव के दबाव में वो जनगणना हुई थी और वो डिस्क्लोज नहीं हो सकी बाद में। और अब तो पता नहीं क्या होता है, कैसे होगा, बड़ा मुश्किल मामला। जाति आधारित आंकड़े भी नहीं आने दे। अगर आंकड़े आते आ जाए तो हमें पता चल जाए कल कि हमारी आबादी इतनी है और हमारे अधिकारी इतने हैं। इतने लोगों को हमारा अधिकारी बनाया जाता है और आबादी इतनी है, इसका मतलब हमारे घरों में बच्चे पैदा नहीं होते, योग्यता वाले प्रतिभाशाली बच्चे पैदा ही नहीं होते, जन्म ही नहीं लेते। ये माएँ बेकार है जो ऐसे बच्चे पैदा करती है। हाँ, मानते हैं कुछ गोबर गणेश होते हैं हमारे अंदर ही, जो गोमूत्र पीते फिरते हैं रोज़, जिनको चाहे गोबर खिलाओ चाहे गोमूत्र खिलाओ, कुछ भी खिलाओ बेवकूफ़ों को, वो उनके ही झंडे लिए फिरते हैं। परंतु प्रतिभाशाली बच्चे भी जन्म लेते हैं हमारे घरों में। ये और वो जो आज IIT में सिलेक्शन के वक्त हमारे बच्चे के नंबर कम है, पर IIT में आगे जाकर टॉप कर रहे हैं वो, क्योंकि हमारे बच्चों को वातावरण नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चों जिनके माँ बाप दादा दादी सब अंगूठा छाप है और उनकी नानी MSc है, दादी MSc है,
उनके और हमारे बराबर अंक करोगे आप? उनके घर का माहौल क्या है, हमारा माहौल क्या है? हम तो कभी भूल चूक से स्कूल जाते हैं, कभी खेतों में जाते हैं, कभी पशुओं के पीछे घूमते हैं। तो ये जनगणना के आंकड़े के लिए कोई आंदोलन नहीं करता। लालू प्रसाद यादव का नाम लेते ही हमारे बच्चे क्या कहते हैं, वो तो चारा चोर हो गया। तो बाकी वाले ये जो राजनेता है आपके, वो क्या कहीं कहाँ कमाने जाते हैं भाई? इतने बड़े बड़े चुनाव लड़ लेते हैं, धन कहाँ से आता है इनके पास? ये कोई खेती कर रहे हैं या कोई कारखाने हैं इनके, क्या है? एक आदमी चोर हुआ इस राजनीति में पूरी में, बाकी तो ये सब इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस देश को देते हैं, देते ही देते हैं, लेते नहीं है। कोई कहीं कोई चुंगी नहीं निकालते हैं ये। और मीडिया ने पूरे ने चारा चोर, ये मीडिया यही है काम। लालू के खिलाफ इतना 10 साल तक थूक उछालता रहा बुरी तरह से। ये टीवी वाले चिंगाड़ कर कहते थे चारा चोर, तो हमारे बच्चे भी यही बात सीख गए। लालू प्रसाद जी का नाम आता है, सीधा ही कहते चारा चोर। वाह भाई वाह, तुम्हें भर दिया कचरा, इनके गोबर कितना ही भरो, जो भर देंगे ये भरेंगे वही चलेगा। खुद का दिमाग है नहीं कि भाई इनको चारा चोर कहा गया है, तो बाकी वाले कहाँ कमाने जाते हैं? इनके भी पेट बड़े बड़े हो रखे हैं, मेहनत तो नहीं करते कहीं पर भी, फिर इतने बड़े बड़े चुनाव लड़ रहे हैं। ये इनके पास इतना धन कहाँ से आ रहा है? इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, हवाई जहाज उसमें नीचे ही नहीं उतरते हैं। सुनो कोठारी, तुम लिखते हो कि संविधान में बहुसंख्यक की परिभाषा नहीं है, कानून की दृढ़ता देखिए, सब अल्पसंख्यक हुए जाए। देखो ये जैनों ने अल्पसंख्यक, जैन जो है, जैन समुदाय बहुसंख्यक हिंदू समुदाय का हिस्सा था। महावीर स्वामी जरूर ब्राह्मण धर्म के खिलाफ उनका आंदोलन था, क्रांति थी बहुत बड़ा। बुद्ध और महावीर ने तो ब्राह्मणों के पैर उखाड़ दिए थे, इस देश में ब्राह्मण धर्म खत्म कर दिया था। 2 दफे तक बौद्ध धर्म इस देश में छा गया था, पूरे देश में का राज्य धर्म बौद्ध धर्म हो गया था। हर्षवर्धन और अशोक के पूरा मौर्य काल पूरा का पूरा बौद्धों का शासन था, बौद्ध थे पूरे देश में, परंतु फिर ब्राह्मणों ने अपना कब्जा कर लिया इस देश में। तो अब जो जैन धर्म है अब तक था, और इन्होंने आंदोलन किया कि मैं अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाओ, और इस आंदोलन में इनकी भूमिका थी कोठारी बंधुओं की, और वो यही कहते हैं कि अल्पसंख्यक वाला मामला नहीं होना चाहिए। कौन था? तुम तो अल्पसंख्यक रहोगे, मुसलमान नहीं होने चाहिए अल्पसंख्यक, सिख नहीं होने चाहिए अल्पसंख्यक। तो इन्होंने कहा भाई अल्पसंख्यक का दर्जा छोड़ दो, और ये जो है विलाप बंद करो। वकील बंधुओं से निवेदन है कि इसके छत्तीसगढ़ के संविधान विरोधी कोटे के मालिक कोठारी पर SC/ST एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट, संविधान के खिलाफ लिखने के लिए देशद्रोह की धाराओं के अंतर्गत मुकदमे ठोको। एक मुकदमा के छत्तीसगढ़ के कब्जे को लेकर भी ठोको। तो देखो ये इसमें यहाँ लिखा है इसने कि कृष्ण जो हमारे कानूनविदों, कृष्ण को अयोग्य सिद्ध घोषित कर दिया इन्होंने। मतलब संवैधानिक आरक्षण देकर के कृष्ण ने वर्ण व्यवस्था का पक्ष लिया था, तो कृष्ण को ये कृष्ण का पक्ष ले रहा है, जबकि जैन धर्म के हिसाब से कृष्ण 7वें नरक में है। जैन धर्म छोटे छोटे जीवों को मरने के खिलाफ है। ये ब्राह्मणों की जो बलि प्रथा थी जानवरों को मारने की, उसके खिलाफ हुआ था जैन धर्म। तो ये तो अहिंसा में विश्वास रखने वाले लोग हैं। कृष्ण को तो इन्होंने पाताल में 7वें नरक में, जैन धर्म के सारे शास्त्रों में कृष्ण, और ये कृष्ण को यहाँ भगवान लिख रहा है, क्योंकि हमारे बच्चों को बेवकूफ बनाना है। तो यही कुछ बातें थी, शायद ज़्यादातर बातें आ गई। हम जानते हैं कि आज भी हम शहरों में पढ़ने जाते हैं तो हमें मकान किराए बड़ी मुश्किल से मिलता है। जाति पूछते हैं लोग, ये जातिवाद नहीं कर रहे हैं क्या? जो शहरों में बैठे लोग हैं हमारे साथ, और दलितों को और मुसलमानों को तो बहुत मुश्किल से किराए का कमरा मिलता है, मिलता ही नहीं आराम से। और प्लॉट नहीं खरीद सकते, किसी भी कीमत पर प्लॉट नहीं देते, कॉलोनी काटते हैं तो। और प्लॉट अगर खरीद लिया तो वहाँ आसानी से रहने नहीं देते हैं छोटे मोटे लोगों को। ये हालत है इस देश में अभी भी। ये जातिवाद नहीं करते हैं ये लोग तो, और हम कुछ मांगते हैं भाई हमारा हक होना चाहिए।
की सेवा नहीं करेंगे, हमारे अंदर भी प्रतिभा है, हमारी प्रतिभाओं को समझा जाए, तब कहते हैं तुम जातिवाद करते हो, तुम तो जातिवादी लोग हो। अरे भाई, हम हमारा हक मांग रहे हैं, हमारा प्रतिनिधि तो होना चाहिए सब जगह। जब कम से कम कृषि मंत्रालय में तो किसानों के बच्चे हो, सेक्रेटरी वगैरह, हमारे से संबंधित जो मामले हैं वहाँ तो हमें रखा जाए। वहाँ भी तो हम किसानों के बच्चे आईएएस बन गए, आरक्षण की बदौलत बन गए, जाटों के बच्चे भी आईएएस बन गए, परंतु उनको सेक्रेटरीट में नहीं घुसने दिया जाता। क्यों भाई? हम ज़्यादा जानते हैं खेती के मामलों में। कृषि मंत्री के जो सेक्रेटरी हैं उसमें तो हमें रखो, कम से कम हमने खेती की है, हमारे घर में खेती होती है, हम ज़्यादा जानते हैं इन चीज़ों को। हम खेत और खलिहान में सब जगह देखा, हमने किसान की परिस्थितियाँ जानते हैं, पर हमें नहीं लिखा जाता वहाँ पर। ये जातिवाद कौन कर रहा है? कौन जातिवाद कर रहा है? जो भारत के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक भी ओबीसी का प्रोफेसर नहीं बन सका आज तक। ये जातिवाद कर कौन रहा है? 5000 प्रोफेसरों में से एक भी ओबीसी का नहीं। पूरे भारत में ओबीसी के बच्चे प्रोफेसर बनने लायक जन्मते ही नहीं। ये जातिवाद कर रहे हैं। वो कर क्या रहे हो? एसोसिएट प्रोफेसर हो जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जो परीक्षा दे करके होते हैं, वहाँ तो ओबीसी वाले पहुँच जाते हैं, परंतु एसोसिएट और प्रोफेसर में वहाँ पर उनको लॉबिंग करके हटा दिया जाता है। साक्षात्कार में क्या क्या होता है, बहुत मामले आ चुके हैं। जो यहाँ अगर आपको वो जो हमारे मंदबुद्धि बच्चे मिले तो उनको भी थोड़ा समझाना भाइयों, आपका दायित्व है। साक्षात्कार में बहुत बदमाशी होती है। बच्चे ने नंबर कितने 20 में से एक बच्चे को 18 दे रहे हैं, एक बच्चे को 8 दे रहे हैं, और एकदम से वो जो 8 देने की वजह से जो जनरल में टॉपर होता वो ओबीसी में मुश्किल से किनारे पर पहुंच पाता, नहीं तो रह जाता वंचित। 18 दे करके दूसरे को 8 देते हैं, वहाँ पता लगा लेते हैं, बोली चाली से पता लग जाता है ये तो गांव का है। आप जानते हो आर्मी में ऑफिसर का जब चयन होता है तो वहाँ पर साक्षात्कार में हमारे बच्चों को अलग कर दिया जाता है। पता चल जाता है, इनको बातचीत करते ही पता चल जाता है ये कहाँ से आ रहा है। कोई कॉन्वेंट किसी महानगर का बच्चा है या गांव ढाणी का बच्चा है, ये तो बातचीत करने से कोई भी पता लगा लेता है। तो फिर उसको हटा दिया जाता है। सिपाही सारे हमारे, फौज में सिपाही हमारे, अधिकारी उनके, जो बेचारों को दाल भी अच्छी नहीं देते खाने के लिए। ये हालत हो रहे हैं, कई जगह ऐसे मामले आए हैं हमारे सामने। तो ये कौन कर रहा है ये जातिवाद सब जगह? और जातिवादी हमें डिक्लेयर करते हो जब हम कुछ कहते हैं तो। ठीक है मित्रों, देखता हूँ मैं और कमेंट आए हैं, इनमें कोई बात करने जैसा कोई लगता है तो। हाँ, पवार साहब कह रहे हैं नेटवर्क की आपके संगत को सलाम, जो मानवता और इंसानियत को जिंदा रखते हुए। नाथुराम जी फरोदा चौधरी कहते हैं इंसानियत को जिंदा रखने, लोगों को जागरूकता अभियान चलाने में बहुत शुक्रिया। बाइकआउट पत्रिका, हाँ बाइकआउट पत्रिका जी, पत्रिका को बाइकआउट तो करना ही है। यही एक इतना सा छोटा सा काम तो कर लो। मृत्युबोध नहीं छोड़ सकते तो कोई बात नहीं, पत्रिका को तो बाइकआउट कर ही सकते हैं अपन। संविधान ही हमारा धर्म ग्रंथ है और हम इसकी रक्षा के लिए इसे नकारने वाले देवीलाल जी गोदारा कहते हैं संविधान ही हमारा धर्म ग्रंथ है। हम नहीं मानते उन विधि विधानों को जो मनुस्मृति के हैं। अब पता नहीं कहाँ से चलेगी। संविधान ही हमारा लाल सा गुड। ये प्रेमाराम जी की कलम को ही तो पढ़ रहे हैं भाई साहब। हाँ, उनको ही पढ़ रहा हूँ मैं तो। आप जैसे लोगों को सोशल मीडिया में बहुत ज़रूरत है। आप जैसे विश्लेषक हो तो हर इंसान को सीख मिलेगी। शिव प्रकाश जी कडेला। आवाज़ नहीं आ रही सुखदेव जी, बाद में सुन लेना। देखो नहीं आई है तो लाइव कटा था। फेक बातें, टेक्नोलॉजी में भारत बहुत आगे था। लो ये आ गया, हिंदू आ गए यहाँ पर। लेकिन हथियारों के मामले में बाद में पीछे हो गया। अब जब बौद्ध बनकर सब अहिंसक हो गए। ओ लो देखो, चौधरी जयदीप सिंह नैण, सिंह भी लगा लिया इन्होंने। कोई सिंह लगाने पर पीटने नहीं आया अभी तक इनको, है ना। चौधरी साहब है, बड़े आदमी है कोई। टेक्नोलॉजी में आगे था। कोई आविष्कार है क्या? एक आध खोज की है क्या भारत ने? विज्ञान की एक भी खोज भारत के नाम कहीं हो तो बताना भाई। चौधरी साहब आपका मैं कमेंट का इंतजार करूंगा। विज्ञान, बाकी लोगों को भी पता चले कि भारत ने ये खोजें कर ली। हाँ, अटके की करे अटके सब। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है।
पहले राजतंत्र होता था मगर उसकी खामियां ज़्यादा होने के कारण लुप्त हो गया। उसके बाद साम्यवाद आया तो वो नाम मात्र चीन के अंतिम श्वास गिनने लगा। अब रामेश्वर जी का कमेंट तो लंबा होगा मेरे हिसाब से, फिर भी पढ़ना पड़ेगा जी। हाँ, ये लंबा लिख देते हैं काफ़ी। बहुत देशों में तानाशाही सरकारों का शासक रहा मगर उसमें शोषण और खामियां होने के कारण जनता ने इनकार कर दिया। उपरोक्त सभी शासन व्यवस्थाएं रंग भेद अमीर गरीब आधार होने के कारण लाभ लोग भी जब सभी मानव समानता परमात्मा। तो ये तो विषय से हटकर लिख रहे हैं। हाँ, ये राजस्थान पत्रिका वाले बहरेम पाखंडी देवीलाल जी गोदरिया तो अभी लॉकडाउन कर्फ्यू में भी एक मंदिर में नंदी मूर्ति को पानी पिलाने की खबरें दिखा रहे हैं। हाँ, ये तो इनका धंधा है जी। ये देखते हैं दुकानें बंद नहीं हो जाएगी। पोटली कहाँ से प्राप्त की, पोटली कौन सी प्राप्त की है? सलाम प्रेमाराम जी को जिन्होंने कोटारी को उसकी भाषा में जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप कीमती सामान। हाँ, वेलकम पीयूष रमेश जी, बहुत खूब सर। चलो, बेड मंदिर में पुजारी लोग कितने ओबीसी के हैं वे भी बताओ। अजी बहुत बढ़िया सर, आप ओबीसी समाज को जगा रहे हैं। डबरिया चेताराम जी गोदारा क्या गुरु जी आज हमारे नेट वाली प्रॉब्लम होगी, लाइव कौन देख सकूं? कोई बात नहीं, बाद में देखोगे अब, और क्या है। बहुत ही शानदार गुरु जी के पास अनुभव की भरमार है। राम भरोस पंवार जी बहुत खूब। हाँ ठीक है, शेयर करो सभी साथियों। देखो राम भरोस जी ने आपसे अपील की है मेरी तरह ही कि शेयर करो। बड़े बड़े ग्रुप मिल जाएंगे आपको फेसबुक के। कोटारी भड़वों का चेला है, ये मसूरिया से बोल रहे हैं। तो गोबर भक्त तो एक आध ही है अभी तक। सर आप जैसे लोगों के अनुभव का समाज को लाभ मिलता रहे। डबरिया जी बेहतरीन गुरु जी, नरवा से भगवान राम बालियाड़। जय हो साबीरा राजस्थानी। अब हरियाणा से राजस्थान का मार्ग प्रशस्त हो रहा है इनका। हम काफ़ी दिनों से आपके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। वैसे हरिराम पवार रेवार जातिवाद करते हैं और इसका नमूना अगर आपको देखना हो तो जयपुर के विद्याधर नगर में दिखा सकता हूँ। अजी सब जगह होता है। हरिराम जी रेवाड़ कहते हैं, जातिवाद तो सब जगह। हमारे एमएलए एमपी वो भी दबे मुंह से कहते हैं कि हमारी बड़ा वहाँ हालत ख़राब होती है। हमारे जो अधिकारी हैं वो भी कहते हैं ये एमएलए एमपीओं की हालत ख़राब है, क्या करें। जो बड़े बड़े हमें यहाँ बड़े बड़े नेता दिखते हैं ना, उनकी भी वहाँ हालत ख़राब हो रखी है। हरिराम रेवाड़ कहते हैं बढ़िया और ब्राह्मण कर रहा है। मंगला राम जी सोलंकी राइट। कैलाश जी सो बढ़िया, ब्राह्मण ने बर्बाद कर दिया किसान कौम और ओबीसी को। जय हो सर जी। पत्रिका का बहिष्कार करो, सुभाष जी जलवाणिया आह्वान कर रहे हैं। जातिवाद बनिया ब्राह्मण करते हैं, इसके लिए जिम्मेदार है CST OBC। जय हो सर जी। बाइकॉट पत्रिका सटीक विश्लेषण। आज आपसे लाइव मिलना हुआ, बहुत अच्छा ज्ञान दिया आपने राम भरोस जी। हाँ, ये नए नए लगते हैं। ओबीसी वाले जिस दिन जग जाएंगे उस दिन राज बहुजनों का होगा। ये बहुजन की थीम किसी को पता नहीं है तो बता दूं, मैं तो छोटा था क्या बड़ा हो गया था। मैंने BBC से सुना था उस दिन कि बहुजन समाज पार्टी बना रहे हैं कांसीराम जी नाम करके। अच्छा विश्लेषण आया था, मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बड़ा समाज का तबका जो सत्ता से वंचित रहा है, सदैव शासित रहा है। सत्ता हमारे पास कभी नहीं थी हजारों वर्षों से, तो शासित रहा है। प्रजातंत्र में केवल वोट देता है बेचारा, सत्ता में उसको कोई हिस्सा नहीं मिलता। और ये बहुजन समाज को अगर सत्ता दिला देंगे तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि उन्होंने उत्तर प्रदेश की सत्ता भी ले ली, बड़ी ताकत रखी। कांसीराम जी की ताकत को सलाम, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सत्ता ले ली। उधर लालू प्रसाद जी और देवीलाल जी भी एक एक स्टेट में सत्ता में रहे। बाकी इंडिया की सत्ता में तो अभी सोचा भी नहीं जा सकता हमारा। वीरा राजस्थानी आप जागृति लाने की कोशिश कर रहे हैं, धन्यवाद सर। पत्रिका का बहिष्कार करो, पत्रिका के आज पीछे पड़ गए लोग। काफी देखो कितना होता है, बंद कर दो और क्या है। खूब है हमारे पास, सोशल मीडिया से मैसेज आ जाएंगे। पत्रिका के अखबारों की कटिंग है, फोटो वगैरह अपन को मिलते रहेंगे। सब PDF मिल जाएगी, फाइलें ऑनलाइन पत्रिका मिलती है जरूरत पड़ेगी तो। वैसे कचरा तो हमें पढ़ना ही नहीं है किसी का। पढ़ो तो पूरा संदेह करो उस पर कि ये क्यों लिख रहा है, आखिर हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए तो नहीं लिख रहा है। जब अंग्रेज़ों के ज़माने में सर छोटू राम ने कहा था कि दुश्मन को पहचान लो और बोलना सीख लो, तो अभी पीढ़ियों को भी उनसे छोटू राम जी ने यही बात जोर दे करके पहले तो अपने दुश्मन को पहचान। अब क्या हमारे बच्चे दुश्मनों के साथ में घुल मिल के बैठते हैं, उनको वहाँ
थोड़ी तवज्जो दी जाती, क्यों उनको ज़रूरत है ऐसे सड़क साफ लोगों की, जो झंडे लिए घूमते रहे, उनके लिए मरने मिटने को तैयार हो जाए। मुसलमानों को गालियाँ कौन निकालेगा, फिर दलितों को गालियाँ कौन निकालेगा। तो सर छोटूराम ने कहा पहले तुम दुश्मन को पहचान, क्योंकि उस समय सर छोटूराम के ज़माने में वहाँ पर मंडी और फंडी दुश्मन थे। सर छोटूराम ने उनको नाम दिया, जो महाजन था मिलावट करता था, किसान का माल बड़े बाटों से तोल करके ले लेता था, अलग तोल के माप के अलग बाट थे उसके पास, उनसे तोल के लेता, जब किसी को बेचता तो छोटे छोटे बाट होते थे उससे बेचता, और उल्टे सीधे खाते बही लिखता, और बहुत ज़्यादा साहूकारी का धंधा, वो कहने को वो साहूकार कहलाता और उससे बड़ा कोई चोर नहीं होता था। तो छोटूराम ने कहा कि इसका नाम साहूकार है, ये साहूकार नहीं है, इसका नाम महाजन है, पर वो करता मिलावट है, बेईमानी करता है, धोखा करता है। तो कहा दुश्मन को पहचान, तो नाम से धोखे में आ जाएगा, नाम तो उसका दलित होगा पर वो तेरा दुश्मन नहीं है, नाम तो उसका मुसलमान होगा वो तेरा दुश्मन नहीं है, तेरा दुश्मन ये साहूकार है, अच्छे नाम वाला आदमी दुश्मन है, महाजन तेरा दुश्मन है, महेश्वरी तेरा दुश्मन है। तो उन्होंने कहा सर छोटूराम ने कि दुश्मन को पहचान और बोलना सीख ले। दो बातें कही थी, आज भी वो बातें हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है, हमें पता ही नहीं हमारा दुश्मन कौन है। सर छोटूराम ने पंजाब और सिंध के पूरे मुसलमान जो कुछ पीढ़ियों पहले जाट थे सारे, वो सर छोटूराम के पीछे थे। अगर छोटूराम जिंदा रहते 47 तक तो पाकिस्तान में जिन्ना की नहीं चलती। छोटूराम का बहुत प्रभाव था, परंतु संयोग से छोटूराम रहे नहीं। ये तो अंबेडकर रह गए तो हमारा संविधान तो ठीक ढंग से हो गया, नहीं तो हमारा तो संविधान में कोई वहाँ धनी दोरी नहीं होता। संविधान सभा में हमारा प्रतिनिधित्व हुड्डा साहब के दादाजी कोई थे, बहुत कम प्रतिनिधित्व था, और हमारी बात उठाने वाला कोई नहीं था। हाँ, राम अवतार जी मीणा कहते हैं गजब शॉट, कुछ करना होगा। सुभाष जी को बेचैनी हो रही है, लॉकडाउन खुलते ही कुछ करना तो पड़ेगा, जोर पड़ रहा है पूरा। शीशपाल जी जाट हैं, पाखंड की धजियाँ उगाड़ दी। भिकाराम जी बोराना है क्या जपीट उठन दो मार साहब, पत्रिका का बहिष्कार करो, लालचंद जी परियार, हमें जगना होगा। बहुत बढ़िया सर जी, लगे रहो, आखिर कब तक हम सोए रहेंगे। बहुत बढ़िया सर जी, आप अब शेयर करने में कंजूसी मत करना, यही ध्यान रखना है आपका। आपको मैं बहुत बड़ा दायित्व दे रहा हूँ, और सबको ऊपर कमेंट लिख के देना कि इसको शेयर करो बस, और कुछ नहीं। ये प्रेमाराम जी, मूल पोस्ट तो उनकी है प्रेमाराम जी की, देखो उन्होंने लिखा, वास्तव में उनका लेखनी बहुत धारदार है और बहुत हिम्मत के साथ लिखते हैं, बहुत मजबूती के साथ बात रखते हैं अपनी लिखने का, उनका बहुत अच्छा लेखन तो मैंने भी कभी किया था, वो जो पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को, पर उनका लेखन वाकई गजब का है, एक क्लास लेखन है उनका। मोकाला जी कह रहे हैं कि सर ओबीसी वाले सब तो यूपी और बिहार में कुछ समय में चमत्कार दिखाए, साथ लेकर कल अंतिम अंक मंगाया पत्रिका का जलाने के लिए। ठीक है, देवीलाल जी गोदारा ने फाइनल कर दिया, ये जलाया जाएगा भाई कल। हाँ ठीक है। लालू जी, मुलायम जी, चौधरी चरण सिंह जी, देखो अगर अपना लोग इनकी टीआरपी, ये पाठकों की संख्या बताते हैं, एक अंक मंगाते हो, एक अंक के 50 पाठक मानते हैं ये। अब लॉकडाउन में तो कौन से 50 पाठक होते होंगे, और उसके आधार पर इनको विज्ञापन मिलते हैं। इनकी कमाई का साधन विज्ञापन है, बहुत बड़ा साधन है। और ये टीवी वाले भी टीआरपी, हम जो टीवी खोलते हैं और देखते हैं, उस टीआरपी के आधार पर इनको विज्ञापन मिलते हैं। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों का। अब राम बरोस जी, SC/ST ने तो पकड़वा के खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं, मगर ओबीसी वाले जग गए तो इन लोगों को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। मेहनत मजदूरी करके हम खाते हैं, ये मुफ्त की मलाई चाट रहे हैं। देखो मित्रों, इस देश का दुर्भाग्य देखो, यहाँ काम करने वाला आदमी, मेहनत करने वाला आदमी, जो श्रमशील वर्ग है, काम काजी लोग थे, जो पसीना बहाता, जिन्होंने खून पसीना एक करके कमाई की, वो तो पूरा पेट भी नहीं भरता था बेचारा। और जिन्होंने काम नहीं किया उनके पेट बड़े हो गए, पेट बड़े होते गए। जिनने दूध खुद कमा कर खाने वाला तो नीची जाति का, हड़की जाति का, पिछड़ी जाति का, और दूसरों का कमाया हुआ हड़प लेने वाला ऊंची जाति का, साहूकार, महाजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, पता नहीं क्या क्या उनको उपमाएं दी जाती। जो सेवा करता है वो तो हड़का, जो सेवा करवा लेता है वो ऊंचा मोटा अच्छी जाति का, जो सेवा करता है वो नीची जाति का, जो सेवा करवाता है लोगों से वो ऊंची जाति का। जो
लोगों से पैर पकड़वाता है वो ऊंची जाति का, जो पैर पड़ता है वो नीची जाति का, जो चरण स्पर्श करता है वो नीची जाति का, जो सफाई करता है, जो गंदगी मिटाता है वो नीची जाति का, जो गंदगी बिखेरता है वो ऊंची जाति का। कैसे कैसे मापदंड है इस देश के। हाँ, गुलाब कोटा जी मुर्दाबाद, मीना जी कह रहे हैं हाँ राम भरोस SC/ST के पाखंड के बाद पुरजोर तरीके से विरोध करा मगर OBC के साथ। हाँ तो सुन लिया साहब। हमारी प्रशंसा करने वाला हमारा दुश्मन है। हाँ, सुभाष जी कहते हैं हमारी जो प्रशंसा करता है उसका ध्यान रखना है थोड़ा, हो सकता है वो दुश्मन हो ज़रूर, क्योंकि वो हमें फुलाना चाहता है। हरिराम जी रेवार कहते हैं यूट्यूब पर भी डाल दूंगा मैं। कोई बोलता है आवाज़ दूर तक जाती है लेकिन कोई बोलने वाले भी तो चाहिए। नेमी जी सोमणवाल कहते हैं सर आपकी बात सुनकर बहुत खुश हो रहे हैं। भाटी जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया सर जी, गजब सर, आप समाज के भटके युवाओं को राह दिखाने के लिए हीरो हो। ये बाड़मेर से बोल रहे हैं, टीचर हैं। सुभाष जलवानिया अपनी जान की परवाह किए बगैर प्रेमाराम ने लिखा तो हमें उनका पुरजोर साथ देना चाहिए। देवीलाल जी गोदारा टीवी तो देखना ही बंद कर दिया और बेच दिया है, अभी केवल सोशल मीडिया और BBC हिंदी और ऐप इंस्टॉल से समाचार पढ़ लेते हैं। ठीक है तो मित्रों, अब काफ़ी बात हो गई, लंबी बात हो गई और बहुत सारे लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। और वैसे मैं सोचता हूँ अब ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं लग रही है। आपसे खूब अनुरोध किया जा चुका है, सारी बात हो गई है। और ये जो लोग कहते हैं आपको बार बार कि ये जो आरक्षण जिनको मिल गया है उनके बेटों को नहीं मिलना चाहिए, ये बातें भी बेवकूफ़ बनाने की है सारी। आरक्षण मिलकर के बने हुए सरपंचों की हालत आप देख रहे हो, आरक्षण मिलने से कोई ऊंचे नहीं हो रहे हैं बेचारे। MLA MP की हालत भी यही हो रही है। आज तक पूरे भारत में कोई MP, आज शेड्यूल कास्ट और OBC आदिवासियों का आरक्षण बंद कर दो, एक भी MP नहीं जीत पाएगा, क्योंकि बगैर आरक्षित सीट से कभी कोई जीतता भी नहीं है। ये हालत है। बोलो, प्रतिनिधित्व तो हम तो कहते हैं कि OBC का भी आरक्षण होना चाहिए। यहाँ तक कि ये जो सिंह नाम से OBC के लोगों को भी कई बार मारपीट सहन करनी पड़ती है, कई तकलीफें, तो अत्याचार उत्पीड़न के खिलाफ भी OBC को कोई एक्ट मिलना चाहिए। OBC के साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा है बहुत ज़्यादा कई जगहों पर। कुछ लोगों को पता नहीं है, जहाँ पर OBC की बड़ी आबादी है, जहाँ OBC की आबादी बराबर में होती है, वहाँ क्या हालत होती है पता है। मुकदमा नहीं कर सकता OBC वाले की हिम्मत नहीं पड़ती थाने जाने की, मार खाकर चुपचाप बैठा रहना पड़ता है उसको। हरिराम जी रेवाड़ कहते हैं जातिवाद बने, लेकिन इसमें SC/ST और जाट है। तो ठीक है, इसमें अब कमेंट तो रहते रहेंगे, सही समय पर सही शॉट है। तो ठीक है, धन्यवाद, राम राम, प्रणाम, नमस्कार।